कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। पुरुषोत्तम भाई राम राम। कृष्ण भाई आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाई हमारी राम राम। कृष्ण भाई जी पुरुषोत्तम भाई देखो धीरे धीरे मौसम बदल रहा है, बिल्कुल, और ठंड बढ़ती जा रही है। हाँ, सवेरे शाम तो खूब ठंड है, बिल्कुल, तो उसका बचाव हमने करना है। हाँ, और आप भी ढीले से लग रहा कुछ, हाँ, तो ऐसे में और फसल बाड़ी भी अपने ध्यान रखनी, बिल्कुल, पशुओं का भी ध्यान रखना। हाँ। और कृष्ण भाई एक बार आप कई बार बात करो ऐसी कि हमने जो हम फसलें बो रहे हैं, गेहूं, धान, ये मक्की, इसके साथ साथ हमने फसल चक्कर भी अपनाना चाहिए। बिल्कुल, कई बार आप जिक्र करो। हाँ। तो जो फसल चक्कर अपनावा है उसमें फिर कई फसलें ऐसी हैं जो हमने बोनी चाहिए। बिल्कुल, उसमें सब्जी भी हो सकती है, दाल वाली फसलें भी हो सकती है। हाँ। तो कौन सी ऐसी फसल है जो इस वक्त हम उगा सकें जिससे हमारे फसल चक्र भी बना रहे और हम उपज भी बढ़िया लें, और जो जमीन है हमारी उसकी जो शक्ति है ना, उपजाऊ शक्ति, हाँ, वो भी बनी रहे। प्रीतम पुरुषोत्तम भाई देखिए, जो आजकल का मौसम का आप बात कर रहे हैं जी, यानी कि नवंबर के महीने में, इस नवंबर के महीने में जिस तरह अपनी दाल है ना, जैसे सर्दी के मेन्यू के भाई मसूरी की दाल बनाओ, गर्म हुआ, हाँ, थोड़ी गर्म सी हुआ, हाँ जी, चने की और उड़द दाल के मुकाबले में, बिल्कुल। लेकिन आज हम जो चर्चा भी कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं मसूर यानी कि मसूरी की बिजाई पर। अच्छा, हाँ, तो इसकी जो उन्नत किस्में हैं उसका जिक्र करूं फिर मैं? हाँ करो। तो क्योंकि कृष्ण भाई जब भी हम कोई फसल बोआ है तो उसका बीज तो हमें लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा, और बीज का मतलब है कि उन्नत किस्म। हाँ, और उन्नत किस्म में सबसे बढ़िया इसकी किस्म है पहली हरियाणा मसर नंबर 1, या जो किस्म है छोटे दाने वाली है। अच्छा, इसके थोड़े छोटे दाने हुआ है। हाँ। और हम इसने सारे हरियाणा में बिजाई कर सकें इसकी। अच्छा, और 140 दिन के आसपास यह पक्का तैयार हो जाए। हाँ। और इसका जो थोड़ी मध्यम बढ़ने वाली है, और इसकी जो पत्तियां हैं इसका रंग थोड़ा सा हल्का सा हरारा सा हुआ है, बिल्कुल, बीमारियां कीड़े इसमें कम लगा है जी, और 1 किले में से हम 6 से 7 क्विंटल इसकी पैदावार ले सका है हरियाणा मसर नंबर 1 में। इसी तरह से एक मोटे दाने वाली मसूर की किस्म है, उसका हाँ, नाम है सपना। यह मोटे दाने वाली है, अच्छी है, बीमारी इसमें भी कम लगा है, थोड़े में दाने मोटे हैं, चपटे हैं, भूरे रंग के हैं, और कई बार थोड़े छोटे छोटे से काले धब्बे से भी इनके दाने पर नजर आवा है। अच्छा, बीमारियां जैसे फली छेदक कीड़ा है, ये इस तरह की बीमारियां भी इसमें कम आवा है जी, और इसे जो हम मध्यम बढ़ने वाली है, और 140 दिन के आसपास यह भी तैयार हो जाए पक्का है जी। और औसत पैदावार की इसकी यदि बात करें मोटे दाने वाली सपना की, तो 6 क्विंटल पैदावार हम 1 किले में से इसकी ले सका है। एक और मोटे दाने वाली किस्म है इसकी मसूर की, उसका नाम है गरिमा जी। या भी हम जो सिंचाई वाले इलाके हैं ना, वैसे तो जो दालें उगावा ना कृष्ण भाई हम, हाँ, जहाँ पर हमारे पर सिंचाई के साधन सीमित हैं या कम हैं, हाँ, या कई बार तो हम बरसात के भरोसे से भी उगा सका, बिल्कुल, और जहाँ पर सिंचाई हमारे पास मतलब ट्यूबवेल वगैरह की व्यवस्था है, नहर हाँ, का पानी है, तो यानी कि सिंचाई वाले क्षेत्र है, वहाँ पर हम ये जो गरिमा है ना मसूर की किस्म जी, मोटे दाने वाली है, या हाँ, उसना आराम से उगा सका है, बिल्कुल। इसकी 2 किस्म की पत्तियां थोड़ी सी चौड़ी हुआ हैं,
और हरे रंग की हुआ थोड़ी सी जी। और इसका दाना बिल्कुल जिस तरह का सपना है ना उस तरह का मोटा मोटा सा हुआ है। अच्छा। छोटे छोटे काले धब्बे से भी इसके दाने पर रमा है। तो और 6-7 क्विंटल यह भी पैदावार दे सका है। यानी कि पुरुषोत्तम भाई जितनी आप किस्म के जिक्र कर रहे हैं ना वो लगभग उनमें 7 से लेकर लगभग इतनी ही 7 6-7-8 ऐसी बस ऐसी कुछ किस्म जो है ना उसमें से निकल जाए उसमें से बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। हाँ। और 135 से 140 दिन में पक्का तैयार हो जाए। हाँ। यानी कि पकने का समय ही हुआ है। कोई हफ्ता 10 दिन पहले आ जाए, हफ्ता 10 हाँ। दिन लेट आ जाए। और इसमें मिट्टी की बात कर लें बिल्कुल तो मिट्टी यदि एक तो सेम वाली मिट्टी नहीं होनी चाहिए जी, या अम्लीय मिट्टी जिसे ना बोलना। हाँ। वैसी मिट्टी ना हो तो किसी भी प्रकार की मिट्टी हो हमारे पास हमारे खेत की तो उस मिट्टी में हम मसूर ना उगा सका है। हाँ। खेत ना अच्छी प्रकार तैयार कर लें, 2-3 बार उसकी जुताई कर दें। हाँ। जुताई के बाद सुहागा लगा दें और समतल खेत हो जाएगा। फिर हम इसकी बिजाई करेंगे जी। फिर बात आएगी किस्म के बाद बीज कितना लेना। हाँ। तो कृष्ण भाई बिल्कुल बीज तो लेना पड़ेगा। हाँ, लेना पड़ेगा। तो आम तौर पे हम जो मसूर की खेती कर रहे हैं उस वास्ते 1 किले में हम 12 से 15 किलोग्राम बीज डालना है जी। और यदि मोटे दाने वाली हो या पछेती बिजाई करनी हो हमने थोड़ी सी उसमें थोड़ी सी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। यानी कि 18-20 किलोग्राम बहुत होगी। हाँ 18 से 20 किलोग्राम कर देंगे तो हमने बीज उसका पूरा हो जाएगा जी। और कृष्ण भाई जब भी फसल बोआ हाँ। हम बार बार इस बात का जरूर चर्चा कर रहे हैं भाइयों के साथ, किसान भाइयों के साथ, कि बीज का उपचार जरूर कर ले। बिल्कुल। बीज के उपचार करने से कृष्ण भाई क्या होगा कि जो जड़ वाली बीमारियां है ना, जड़ से लग जाए कई बार, हाँ हाँ, तो वो बीमारियां नहीं लगती। इसी तरह से हमने मसूर की यदि पैदावार लेनी है तो राइजोबियम इस टिक्के से उसको उपचारित कर लेंगे। बिल्कुल। ये टिक्का हम जो भी अपने कृषि विज्ञान केंद्र हैं या आजकल तो हर जगह उपलब्ध हुआ टिक्के हैं, तो उससे उसको उपचारित कर लेंगे और फिर उसने हम मसूर की बिजाई कर दें। तो और इस वक्त जो जैसे आप कह रहे थे नवंबर की बात या सर्दी की बात और फसल चक्कर की बात कर रहे थे, और हमने भी कटाई करी है किसकी, धान की कटाई वाले खेत में भी हम मसूर बो सका है। बिल्कुल। और खाली खेत में बो सका है। और नवंबर के महीने में या फिर थोड़ी सी आप कह रहे थे भी पछेती भी हो जा, बिल्कुल, तो दिसंबर के पहले हफ्ते तक भी हम बिजाई कर लें। परंतु यदि पिछेती बोएंगे ना कृष्ण भाई तो थोड़ी सी पैदावार में कमी तो आ भी जाएगी, तो हाँ 10-20% कमी आ जा। बिल्कुल। और इसने गेरा या पोरा दोनों विधियों से बो सका। बिल्कुल। और एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति यानी पंक्ति से दूरी जो है ना 22-23 सेंटीमीटर रखनी है इसकी। हाँ। और छिड़क का भी बो सका है। बिल्कुल। और यदि हमने थोड़ी सी देर से बीजी है तो फिर थोड़ी सी जो पंक्तियों की दूरियां कम करनी पड़ेगी। यानी कि बीज थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। हाँ, ज़्यादा रहेगा। तो बीज ज़्यादा रहेगा तो उसकी जो दूरी हम 18 सेंटीमीटर के आसपास रख लेंगे। बिल्कुल। और उसके बाद खेत तैयार करें। खेत जब हमने तैयार करा उस टाइम में एक तो गोबर की खाद की तो जिक्र हम बार बार करा है, तो गोबर की खाद तो डाल दें उसमें। हाँ। उसने मिला दे अच्छी प्रकार से। और फिर जो दूसरा खाद है ना कृष्ण भाई, 6 किलोग्राम नाइट्रोजन, अच्छा, और 16 किलोग्राम फास्फोरस। हाँ। ये जब बिजाई करनी है हमने मसूर की उस वक्त अपने खेत में डाल दें। बिल्कुल। तो जब भी हम बिजाई करेंगे तो उसकी बढ़वार जो है एकदम शुरू हो जाएगी। तो इसके बाद फिर सिंचाई। हाँ। अभी हम सिंचाई की बात कर रहे थे कि जो हमारे असिंचित इलाके हैं ना जहाँ पर पानी की व्यवस्था कम है या है नहीं, हाँ, वहाँ पर भी हम मसूर की खेती कर सका है। बिल्कुल। क्योंकि या ना थोड़ी बहुत बरसात हो जाएगी, सर्दियों में थोड़ी बहुत बरसात हो गई है। तो भाई ऐसा ही था कि जहाँ जिस तरह के बारिश कम हो थी, ठाया भाई क्या करेंगे, चने बो दो, मसूरी बो दो, तो इस तरह की दलहनी फसलें बड़े आराम से हो जाएगी। हाँ। और जहाँ हमारे सिंचाई की है हमारे पास तो 1-2 हल की सिंचाई उसमें कर सका है। कहने का भाई ज्यादा पानी देंगे तो उगड़ जाएगी, खराब हो जाएगा। हाँ, खराब हो जाएगी। हाँ। पर एक और साथ में रखा है कि जैसे हम क्योंकि मसूर की जब बढ़वार होएगी ना, हाँ, उगेगी या तो हरिया इसका रंग, हाँ, हरे के साथ हरे यानी घास फूस भी जमेंगे। हाँ। जिसमें खरपतवार का तो उसमें खरपतवार में 1-2 निलाई गुड़ाई कर दे, हाथ से निकाल दे उन्हें। हाँ। तो बहुत ही अच्छी रहेगी हमारी मसूर की जो बढ़वार चलती रहेगी। और खरपतवार ज़्यादा हो जाए तब हमने दवाई का प्रयोग करना। हाँ। नहीं तो दवा का प्रयोग कम से कम करें तो अच्छा है।
और जैसे कि आप फसल चक्र की बात कर रहे थे कि जो मोटी फसलें हैं उसमें दलहनी फसल आ जाएगी और जो अपनी मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति बड़ी रहेगी और फसल भी अच्छी हम ले सकेंगे और बीमारियां भी इसमें कम लगा हैं। और जैसे हम कह रहे थे भी यदि वैसे कटाई करनी है हारी की तो अलग बात है, नहीं तो 135 से 140 दिन के अंतराल पे वो पूरी तैयार हो जाए। और उन्नत जो किस्म है यानी कि जिन किस्मों का हमने जिक्र करा वो अच्छी किस्म हम ले लें, यानी कि अच्छा बीज वाली जो ले लें जहाँ से प्रमाणिक हो बीज, वहाँ पर से हमने बीज लेना है, यानी कि उन्नत किस्मों का अच्छा बीज का प्रयोग हम करें। खेत की तैयारी अच्छी प्रकार से करें। खेत की तैयारी यदि कृष्ण भाई अच्छी तरह से करके होगी तो घास फूस जो है कम जमेगा और बीज का प्रयोग उतना ही करना है जितनी सिफारिश कर की है। अपने तरीके से बीज का प्रयोग नहीं करना है। थोड़ी सी बिजाई अगेती हो तब उस तरीके से बीज का प्रयोग करना है, पछेती हो जाए थोड़ा सा बढ़ा देना है बीज। बिल्कुल। और एक बात करिए हमने साथ में राइजोबियम टिक्के से बीज को उपचारित करना। और इसी महीने में यदि बिजाई पूरी कर लेंगे तो उपज और भी अच्छी रहेगी, क्योंकि फिर पछेती हो जाएगी। पछेती में तो थोड़ी सी उपज में कमी आ ही जावा है। सिंचाई यदि करनी पड़ी है तो सही समय पर और हल्की सिंचाई कर दें। साथ में खरपतवार निकालने वास्ते निराई गुडाई भी कर दें। और जितनी सिफारिश कर की है, जितनी हमारी खाद है उर्वरक है, उसी का प्रयोग हमने कृष्ण भाई करना है मसूर की खेती में। ये नहीं देखना है कि ज़्यादा खाद डालने से ज़्यादा फसल हो जाएगी, ऐसा नहीं सोचना है। जितनी सिफारिश करी उतनी खाद हम डालेंगे और यदि कोई कीड़ा लग जाए, बीमारी लग जाए तो उसकी रोकथाम वास्ते है तुरंत उसका जो है इलाज हमने करना है। तो इससे जो हम मसूर की अपनी फसल है उसने अच्छी प्रकार से ले सकेंगे, अच्छी उपज ले सकेंगे और हमारा जो फसलों का बदलाव है वो भी हो जाएगा। और कृष्ण भाई देखो आगे भी हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल। पर आप जैसे मौसम का जिक्र कर रहे थे, हाँ। पर ये तो बताओ मौसम आज और कल में मौसम रहेगा कैसा, क्योंकि उसी के हिसाब से हम खेत की तैयारी, पानी डाल देना हो, ये सारी बातें सोचा है। पुरुषोत्तम भाई आज के मौसम का जो जिक्र कर रहे हैं तो आज का अधिकतम तापमान रहा 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 11 डिग्री सेल्सियस जी। और इसी तरह जो है ना कल का जो तापमान है अधिकतम वो रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 11 डिग्री सेल्सियस। और जो है ना देखो पुरुषोत्तम भाई कि सुबह सवेरे जो है ना थोड़ा कोहरा छाया हुआ है, ठंड भी थोड़ी बढ़ रही है, बाकी जो है ना मौसम साफ रहेगा जी। और इसके साथ आप एक बात और बता दो किसान भाइयों के साथ ही भी, कल हम किसान वाणी में कौन कौन से विषय लेके आएंगे जिनकी चर्चा हमने इस कार्यक्रम में करनी है। चर्चा की बात करें तो पुरुषोत्तम भाई कल जो हम करेंगे आजकल के दिनों में मुर्गी घरों का प्रबंधन और उनकी अन्य देखभाल के बारे में जी। और आज की नसीहत के अंतर्गत हम बात करेंगे अधिक दूध उत्पादन के लिए दुधारू पशुओं की देखभाल कैसे करें। अच्छा कृष्ण भाई आप कह रहे हैं अभी दूसरी चर्चा भी करनी है। हाँ। पर ये भाई तो तैयार हो रहे हैं लोकगीत सुनने वास्ते। बिल्कुल। तो भाई ना पहले लोकगीत सुनवा दें जी और फिर करेंगे अगली चर्चा। बोला रे मान जा बात छठानी राहण दे होशियारी ने छोड़ दिए आन कामर जान दे ब्रह्मारी मान जा बाल चटाई है, मान जा बाल चटाई रान दे होशियारी छोड़ दिए आन कामर जान दे ब्रह्मारी गया ना भाई दौर बच के तू चलेगी मेरी नारगार में दसरी के जो तक खुद चल से बावन गेल खस गए तू के इसके
लाड कर हंसी हंसी के रे नाइस के जात शखाई रे नाइस के जात शखाई यो कारण आया मारी और छोड़ दिया कान दे तुम्हारी रे मान जा बाल शखाई रे मान जा बाल शखाई मान दे होशियारी रे छोड़ दिया कान दान दे तुम्हारी रे जो धर्म कर्म और ईमान पर सही करे उनके बेड़े सदा पर ले पार तेरे से जो बदी करते अपने आप तेरे से मैं दर दर ठोकर खाते नहीं तेरे से रे करे से उत्पाद शखाई रे करे से उत्पाद शखाई इस बदमाश लपाई और छोड़ दिया कान दे तुम्हारी रे मान जा बाल शखाई रे मान जा बाल शखाई पुराण के होशियारी रे छोड़ दिया कान दे तुम्हारी हेरैया एक लगी हेरैया एक लगी बारी भूल जगत के न बात बेचारी मारी लाता गते के आप साफ बन लावे दो परत के सबने जाना है वो गा पास कते के रे भक्त के हाथ चखाई रे भक्त के हाथ चखाई रटती रही है गिरदारी में छोड़ दिया कान दे तुम्हारी रे मान जा बाल चखाई रे मान जा बाल चखाई दान दे होशियारी छोड़ दिया कान दे तुम्हारी हेरा पहल मत यो हेरा पहल मत तू यो इतना मूला लिया दुख जिंदगी भर का घर का और आलिया जगन्नाथ दुख पहल में और लिया गुरु राम भगत के दोरे ज्ञान पालिया रे खालिया गात शखाई रे खालिया गात शखाई इस बालक अपने यारी में छोड़ दिया कान दे तुम्हारी रे मान जा बाल शखाई रे मान जा बाल शखाई कान दे होशियारी छोड़ दिया कान दे तुम्हारी रे मान जा
तो कृष्ण भाई ये तो सुना भाई है ना रणवीर सिंह का गाया हुआ लोकगीत जी। और अब बात करेंगे अगले चर्चा की। और चर्चा का जो विषय है वो है हमारा आज जो सब्जी की बात जैसे आप कर रहे थे, उस सब्जियों में भी खूब पानी लगा है। बिल्कुल। और आजकल हमने देखना है कि एक तो फसल चक्कर की बात जैसे हम कर रहे थे, हाँ। और साथ में कृष्ण भाई यह बात भी किसान भाइयों को सामने रखनी है अपने, यानी कि उसके हिसाब से भी जो भी फसल बोएं, सब्जी बोएं, तो उस ऐसी बोएं कि जिसमें कम से कम पानी लगा और उत्पादन खूब ले। पुरुषोत्तम भाई देखिए, सरकार भी न्यू चावा है कि भाई जल बचाओ, जल बचाओ, जल ही जीवन है, और पीने वास्ता भी चाहिए पानी। बिल्कुल। और फसलों वास्ता भी चाहिए। तो ऐसे में कृष्ण भाई क्या करे, अपने वैज्ञानिकों ने कई तरीके अपनाए भाई ताकि कम से कम जो है पानी लगा। जिस तरह के पुरुषोत्तम भाई कहने कर भाई आदमी की जो लड़ाई होगी ना अगली, वो पानी पे ही होगी। क्यों? दिन प्रतिदिन जो है ना आबादी बढ़ती जान लग रही, हाँ। और पानी कम होता जान लग रहा है। तो कृष्ण भाई अपना पानी बचावा तो लड़ाई नहीं होने की। बिल्कुल। तो कहीं भाई पानी को बचा के रखना है, हाँ। जितनी जरूरत है उतना ही हमने इसका प्रयोग करना है। तो इसने वैज्ञानिकों ने जो निकाला तरीका इसका, हाँ। वो निकाला टपका सिंचाई पद्धति, हाँ। यानी कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम निकाला। तो इससे जो है पानी की हम बचत कर सका है। हाँ। तो देखिए, जो पुरुषोत्तम भाई पानी के बचाने का जिक्र कर रहे हैं ना, जो टपका सिंचाई है ना, उसका मतलब है भी पानी बूंद बूंद करके हमने देना, और पानी भी इस तरह देना फसला की जड़ा में ताकि वो सारी जड़ भी गिल्ली रह जावा और भाई पानी भी बचता रहा। हाँ, जहाँ पर हमारा पौधा है, हाँ। यह सब्जी है जैसे आप कह रहे, हाँ। भी जड़ में देना। बिल्कुल। कि जहाँ पर थोड़ा है ना उसका, हाँ। तो वहां पर हमने टपका नहीं बूंद बूंद करके पानी डाल लेंगे, तो उसने जितना चाहिए पानी वो भी मिल जाएगा, और जो पानी है उसकी बचत हो जाएगी। और पुरुषोत्तम भाई इसका ज्यादातर जो प्रयोग है ना वो किसान भाई कर सके हैं, जो फल वाले बाग हैं, बगीचे हैं, उनकी सिंचाई में भाई ज्यादा कर सके हैं। और टपका सिंचाई ने जो लवणीय भूमि है ना, उस पर जो फल बगीचे हैं उनको सही तरीके से ज्यादा वो उनको उगा सका है। बिल्कुल, सारी जगह हम इसका प्रयोग कर सका। हाँ। और जैसे दूसरे देशों की बात कर रहे हैं ना कृष्ण भाई, हम इजराइल जैसे की, हाँ। तो इजराइल में पानी की कमी थी, हाँ। तो उन्होंने यह निकाली तरीका, विधि काट ली। तो जब आदमी की जरूरत हो आदमी ना, हाँ, जल्दी तो कुछ न कुछ हाथ पर मारा, कोई ना कोई तरीका वो निकालेगा। तो अब कह रहे आप भी जो टपका सिंचाई पद्धति है, हाँ। उसमें इस तरह का जो जल उपयोग करके हम उसके फसल जो है उगा सका है, और उससे जल की भी बचत हो जाएगी और हमारी फसल भी हो जाएगी, और किसी प्रकार की हमारी जमीन हो उसमें भी हो जाएगी। तो टपका सिंचाई में जो है जल का प्रयोग जो है ना 95% तक हम कर सके, जबकि जो पारंपरिक जो सिंचाई है अपनी, उसमें जल का जो उपयोग है ना लगभग 50% तक ही हुआ है। यानी कि टपका सिंचाई में ज्यादा फायदा रहेगा पानी बचाने का, और जो दूसरी सिंचाई अभी दे दो खाल बनाकर तो गणा पानी जावा, कड़ी और रिसजेगी, कड़ी कई करा नाका टूट जाए, कड़ी डोल टूट जाए तो पानी तो बर्बाद हुआ फिर वो। बिल्कुल कृष्ण भाई, जिस तरह मान ले खाल से नाके से जिस तरह भेजेंगे पानी, हाँ। कहीं ना कहीं अपना खेत ऊंचा नीचा होगा, जो ऊंचे खेत पर तो पानी तब जाएगा जब पूरा खेत भर जाएगा, पूरा खेत भर जाएगा। और ये जो टपका वाली सिंचाई जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें तो यदि ऊंचाई भी होगी कहीं और वहाँ पौधा होगा तो वहाँ हम वो पाइप ला देंगे, बिल्कुल, और उससे वो टपका गिर के पानी गिर जाएगा। और टपका सिंचाई में उतने जल और उर्वरक की जो आपूर्ति है उसमें कर सका, यानी कि जैसे जो पानी चल रहा है उसमें खाद दे दे, वही पौधे तक पहुंचा देगा, और सीधे पौधे तक जाएगी। हाँ। और इस सिंचाई विधि से जो सिंचित फसल है वो भी बड़ी तेज से बढ़ेगी, और यानी कि वो फिर बढ़वार भी जल्दी होगी, बढ़वार होगी तो पकेगी भी जल्दी। क्योंकि कृष्ण भाई आपने देखा ना कई बार है, हाँ। कि थोड़ी थोड़ी बरसात हो जाए ना, हाँ। बरसात की तरह टपका चला, हाँ। तो बरसात से हमारी जो भी कोई सब्जी हो फसल हो उसमें कहीं बढ़वार आवा, दो इसी जावा, हाँ। इसी तरह से उससे टपके से भी इसी तरह यूं लगाओ ना कि बरसात हो रही हो, बिल्कुल, फसल दो ही जावा और उसकी बढ़वार भी खूब हुआ, जिस तरह आप बता रहे। बारिश के मौसम में देखिए पुरुषोत्तम भाई अपना जी, जिस तरह बारिश आवेगी ना और धान की फसल चल रही हो, तो नहीं कह भाई एकदम बरसात आ गई तो इतना फायदा नहीं होता, बोला टपक कर बरसा ना, हाँ। जब ज्यादा फायदा होगा क्या इसका, हाँ, क्योंकि तीसरी में लगा क्या, फिर हुआ गोब में लगा क्या बारिश, फिर बढ़ा क्या हुआ, तेज बरसात तो पानी बह जाएगा एकदम। हाँ। और टपका सिंचाई की देखो कुछ हानियां भी हैं, खर्चा भी इसमें कम आवा, बिल्कुल, और मजदूरी इसमें, बिल्कुल, मजदूरी तो देखो फिर कम हो जाएगी, क्योंकि मजदूरी जिस तरह पर खाल बनावेंगे, मजदूर ले आवेंगे जी, तो इस करके जो है ना जो टपका सिंचाई है भैया, एक बार उसको खेत में बिछा दो पाइप ना और चला दो ट्यूबवेल,
तो इससे जो है ना फिर पानी की बचत होती रहेगी। हाँ, और टपका सिंचाई से जो है ना ऊर्जा की भी बचत होगी। ऊर्जा यानी कि मान लो जैसे टपका सिंचाई चलानी है आपने, हाँ। तो मोटर वगैरह चलाओगे वो तो कम पानी खींचेगी। हाँ। और कम टाइम चलानी है आपने। हाँ। और नहीं तो मोटर वास्ते तो पूरा दिन लग जाएगी किला भरने में। बिल्कुल। तो उससे ऊर्जा की भी बचत माना हो जाएगी। और कई बार ये भी देखा जिस तरह के जो पाइप है ना जी, अपन जो बिछावेंगे प्लास्टिक के, उन्हें चूहे कुतर दे, बिल्कुल ये भी थोड़ा खतरा हो सका। हाँ, थोड़ा सा आयो। हाँ, एक बार तो खर्चा करना पड़ेगा कृष्ण भाई। बिल्कुल। हाँ, एक बार खर्चा करने पर फिर उसकी हम ना बचत शुरू हो जा। हाँ। और बचत में पानी की बचत तो ये हुआ है, बिल्कुल। जो हमारी फसल है वो भी अच्छी हुआ है, और साथ में उसकी जो उपज है वो भी उसकी बढ़ोतरी हुआ है। और फिर जो जैसे आप कह रहे भी खर्चा एक बार हो गया, खर्चा एक बार होने के बाद फिर खर्चा कम होना शुरू हो जाए और आमदन बढ़नी शुरू हो जाए। और एक बात और है इसमें पुरुषोत्तम भाई जी, जो टपका सिंचाई है ना, वो कतार में जो सब्जियां लावा फल लावा जी, उन खातर बड़ा बढ़िया रहा है ये तरीका। फल और सब्जियों वास्ते सबसे ज्यादा फायदेमंद है। हाँ। क्योंकि और टपका सिंचाई में देखा है जो लंबी दूरी वाली जो फसलें हैं उन खातर बड़ी बढ़िया है यह तकनीक। बिल्कुल। जिस तरह के सेब है जी, अंगूर है, संतरा, नींबू, केला, अमरूद और अनार, बेर, आम, और सब्जियां की बात कर लो, टमाटर, बैंगन, खीरा, लौकी, कद्दू, फूल गोभी, इन सारिया के सारे खातर जो सब्जी वाली जो फसलें हैं उनकी जो सिंचाई भी कराना टपका विधि है जी, बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी और बढ़वार भी में ज्यादा होगी, फल ज्यादा जल्दी लगेगा। हाँ, क्योंकि कृष्ण भाई हम सब्जियां और फल ज्यादातर कतार में लगावा। हाँ। और कतार वाला जो काम है ये बहुत ही अच्छा है, इससे हम फसल भी अच्छी ले सके हैं और जो जल है यानी कि पानी है उसकी बचत भी कर सका है। और कृष्ण भाई जी देखो अब कार्यक्रम का समय तो समाप्त होने वाला है। बिल्कुल। तो भाइयों से लेवा इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।